हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग डिस्कस करेंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इस लेक्चर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 2-4 लेक्चर आयोग के बना चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके विजिट करके देख सकते हैं कि हमने वहाँ क्या क्या पढ़ाया है। इस लेक्चर में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार यूनिट 10 चल रही है, डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 10। यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारा ये लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल सके। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सबसे पहले मानव अधिकार की पृष्ठभूमि देखते हैं। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस सम्मेलन में अंगीकार किया गया था। पेरिस सम्मेलन में अंगीकार किया गया था। इसी कारण 10 दिसंबर को 1950 से मना रहे हैं। इसी कारण 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। ये सामने ही कुछ इसकी पृष्ठभूमि है, इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब भारत में संसद के द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये आपको याद रखना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में अपन ने पढ़े हैं। सांविधिक निकाय वहां निकाय होते हैं जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किया जाता है। पढ़े हैं ना? सांविधिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिसे संसद के अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किया जाता है। तो इसे संसद द्वारा पारित किया गया था, इसीलिए यह एक सांविधिक निकाय है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव अधिकार आयोग कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ये तारीख पूछी जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 12 अक्टूबर तारीख याद रखना, 12 अक्टूबर। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के ए में मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। मानव अधिकार की परिभाषा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के किस धारा में दी गई है? तो धारा 2 में दी गई। धारा 2 में दी गई है। इसमें क्या परिभाषा दी गई है? किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सामान्य का अधिकार ही मानव अधिकार है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है फ्रेंड्स। मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत सभी मनुष्य को मानव होने के नाते मानव होने के नाते जन्म से ही मिलने वाले अधिकार, जन्म से ही मिलना चाहिए जो अधिकार, जन्म से ही मिलने वाले अधिकार ही मानव अधिकार में शामिल किए गए हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। धारा 2 के ए में दिया हुआ है या धारा 2 में दिया हुआ है परिभाषा, है ना। धारा 1 में तो लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ क्षेत्र। तो धारा पहली में, धारा दूसरी में परिभाषा दी गई है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सामने का पेपर में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। भारतीय संविधान का भाग 3 आपने पढ़े होंगे। भाग 3 में मूल्य अधिकार भी मानव अधिकार का ही भाग है। जो भारतीय संविधान में भाग 3 है, भाग 3 मूल्य अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक
मूल अधिकार दिए हैं, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है ना। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल मूल अधिकार भी मानव अधिकार का ही भाग है। मैंने क्या बताया, भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं फ्रेंड्स, 12 से 35 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 में। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है, जबकि पहले 7 मौलिक अधिकार थे। ये 6 मैं आपको बताता हूं। तो वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। तो और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक दिया हुआ है फ्रेंड। पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, किंतु लेकिन क्या हुआ, संपत्ति का अधिकार, याद रखना है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें ये संशोधन पूछा जाता है, याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या विधि अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के का में रखा गया है। अनुच्छेद 300 के का में रखा गया है। तो क्या बताया मैंने यहां से, आप समझ लो इस बात को। 6 प्रकार के मूल अधिकार वर्तमान में है, पहले 7 प्रकार के थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको बताया, आपको याद ध्यान से सुनना था। अब बात करते हैं संरचना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना कैसी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मानव अधिकार आयोग एक बहुउद्देशीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। 27 जुलाई 2019 को लागू मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ। विधेयक 2019 में आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई भी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय या न्यायाधीश होना चाहिए। एवं आयोग के सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आयोग की सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया 2019 के संशोधन के बाद, तथा जिसमें एक महिला सदस्य भी शामिल होगी। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है और 70 वर्ष तक होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब जैसे कोई 50 साल में बना तो 53 साल में उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 3 साल का है। लेकिन मान लो कोई 68 साल में बनता है तो 2 साल ही करेगा ना, काहे कि रिटायरमेंट की उम्र 70 साल रखी गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 वर्ष या 70 जो भी पहले हो। तो ये याद रखना है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक रखा गया, जो भी पहले हो। आयोग के कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य है। मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना, इसका कार्य है मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना, अथवा किसी लोक सेवक की बात हो रही है, किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानव अधिकार के उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो। तो या लोक सेवक होगा या कोई सरकारी कर्मचारी होगा जिसके समक्ष प्रस्तुत मानव अधिकार के उल्लंघन की प्रार्थना या वह अवहेलना करता हो कि जांच स्वप्रेरणा से या न्यायालय के आदेश से कर सकता है। यानी खुद निर्णय लेके या न्यायालय के आदेश से किसी लोक सेवक की भी जांच कर सकता है अगर उसने मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। तो आगे चलते हैं। न्यायालय में लंबित किसी प्रकार के मानव अधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है। हस्तक्षेप करना यानी न्यायालय में किसी प्रकार का मामला अगर चल रहा है मानव अधिकार के लिए, तो उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है। ये
मानव अधिकार आयोग की रक्षा हेतु बनाए गए विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक उपबंधों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सिफारिश करना। तो ये भी इसका काम है, कार्य है। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करना एवं अनुसंधान करना, शोध भी करना और अनुसंधान भी करना, रिसर्च करना। मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों जैसे एनजीओ के प्रयास की सराहना करना एवं उन्हें इस क्षेत्र में कार्य हेतु प्रोत्साहित करना भी इसका काम है। याद रखना है, आदि लगा हुआ है, ये सब काम इसका है। अब बात करते हैं मूल अधिकार मानव अधिकार एवं मूल अधिकार में क्या अंतर है। अंतर समझना जरूरी है, अंतर समझने के बाद आपको थोड़ा समझ में और आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए, मानव अधिकार और मूल अधिकार में अंतर। मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत सभी मनुष्य को मानव होने के नाते जन्म से ही मिलने वाले सभी अधिकार मानव अधिकार में शामिल किए गए हैं। क्या समझ में आया आपको? इसके अंतर्गत मनुष्य को मानव होने के नाते जन्म से ही मिलने वाले सभी अधिकार मानव अधिकार है। यह है मानव अधिकार। मानव अधिकार की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। यानी मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि भोजन का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार, समानता पूर्वक जीने का अधिकार। ये पूरे अधिकार क्या है फ्रेंड्स? व्यापक अवधारणा है जो मानव अधिकार में शामिल है। मनुष्य के अधिकार हैं वो सभी मानव अधिकार में शामिल किए गए हैं। लेकिन बात करते हैं मूल अधिकार की। मूल अधिकार के बारे में आप जानते हैं कि संविधान के इसे मूल अधिकार को मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये आप जानते हैं। और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अब बात करते हैं इसमें क्या है अंतर मानव अधिकार और मूल अधिकार में। मूल अधिकार वे मानव अधिकार हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा या संविधान या कानून के माध्यम से अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। यह इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार नागरिकों के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो अब आपको समझ में आ गया, ये जन्म से मिलने वाले अधिकार थे। और यहां पे वो अधिकार की बात हो रही है। मौलिक अधिकार वे मानव अधिकार है जो किसी देश की सरकार द्वारा या संविधान द्वारा या कानून के माध्यम से अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वे मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आगे बात करते हैं फिर से मानव अधिकार की। मानव अधिकार के अभाव में कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव के रूप में विकसित नहीं हो सकता। अर्थात मानव अधिकार मानव के सार्वभौमिक विकास के लिए आवश्यक अधिकार है जो उसे प्राप्त होने चाहिए। यह आपको समझ में आ गया होगा। सार्वभौमिक विकास यानी क्या? सार्वभौमिक विकास एक घोषणा पत्र आया था, उसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार जो कभी छीने नहीं जा सकते। मानव की गरिमा, जैसे सबसे पहला है मानव की गरिमा, स्त्री पुरुष में समान अधिकार। इस घोषणा को परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार किया गया था। ये अपन ने शुरू में पढ़े थे। सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948 को पेरिस सम्मेलन में अंगीकार किया गया था। तो ये वही है। अब बात करते हैं इधर से फिर से देखिए मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिलने वाले, अर्थात कोई भी राज्य यदि अधिकारों का उल्लंघन या हनन करता है तो व्यक्ति अधिकार को पाने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। अर्थात मूल अधिकार को संविधान एवं न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब यह है मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, ये आपको याद रखना है। तो ये समझ में आ गया होगा क्या अंतर है मानव अधिकार और मूल अधिकार में। आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1993 से 1996 तक बने हैं ये, याद रखना है इनका नाम, पहले अध्यक्ष थे। उनके बाद अगले बने थे न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया, इनका नाम याद रखना है, ये भी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। तीसरे अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है न्यायमूर्ति JS वर्मा। न्यायमूर्ति JS वर्मा, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्म हुआ था इनका, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। 1999 से 2003 तक थे ये, याद रखना है। आगे चलते हैं, न्यायमूर्ति AS आनंद, ये भी रहे हैं 2003 से 2006, न्यायमूर्ति AS आनंद। न्यायमूर्ति शिवराज वी पाटिल भी 2006 से 2007 तक रहे हैं, लेकिन ये कार्यकारी रहे हैं, याद रखना ये कार्यकारी थे। न्यायमूर्ति S राजेंद्र बाबू 2007 से 2009 तक रहे हैं। 7वें नंबर के थे न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर, ये भी कार्यकारी रहे हैं 2009 से 2010 तक। तो कार्यकारी देखो 3 लोग रहे हैं, इनका नाम याद रखना है। न्यायमूर्ति अगले हैं न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, ये 2010 से 2015 तक अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद है न्यायमूर्ति श्री जोसेफ, ये 2015 से 2016 तक कार्यकारी रहे हैं, ये भी कार्यवाहक अध्यक्ष। तो 3 ऐसे जो कार्यवाहक रहे हैं, जैसे कि बात करें एक शिवराज वी पाटिल की, उनके बाद देखिए गोविंद प्रसाद माथुर भी कार्यकारी रहे हैं, और सी जोसेफ ये भी कार्यकारी रहे हैं। वर्तमान में 10वें नंबर के इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में न्यायमूर्ति HL दत्तू है, ये HL दत्तू 2016 से वर्तमान अब तक के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। तो पहले याद रखे कौन थे, बीच बीच में और कौन रहे, उनके भी नाम एक बार पढ़ सकते हैं आप जानकारी के लिए। कार्यकारी कौन कौन रहे याद रखना है। वर्तमान में कौन है? HL दत्तू 2016 से वर्तमान तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। परीक्षा विशेष जानकारी देख लेते हैं। न्यायमूर्ति JS वर्मा की बात किए थे अपन ने, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 3रे नंबर के अध्यक्ष रहे हैं ये। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था 18 फरवरी 1993 को। उसके बाद क्या होता है, JS वर्मा जी 1973 से 1973 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। देखिए न्यायाधीश लिखा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। फिर 1986 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो पहले न्यायाधीश बने, फिर मुख्य न्यायाधीश बने। उसके पश्चात 1989 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। और 1997 में भारत के 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। तो पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे, फिर मुख्य न्यायाधीश बने, तो 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो इतने सारी चीज रहे हैं ये, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अपने मध्य प्रदेश के जन्म हुआ था सतना में। और उसके बाद क्या होता है, न्यायमूर्ति JS वर्मा 1999 से 2003 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 3रे अध्यक्ष रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, परीक्षा विशेष वाला क्वेश्चन है ये, 3रे अध्यक्ष रहे हैं। तो आगे होगा समझ में आपको क्या क्या याद रखना है। यहां से आगे चलते हैं, संक्षिप्त सार देख लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। संक्षिप्त सार की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले स्थापना पूछी जाएगी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, मुख्यालय कहां पर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का? तो नई दिल्ली में है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए। अधिनियम कब आया था? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया। इस अधिनियम में टोटल 8 अध्याय हैं और 43 यानी 43 धाराएं हैं। तो याद रखना है 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। इसमें 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो याद समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, कब आया, क्या आया और प्रारंभ कब हुआ ये। तो देखो इससे और क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र के 44वें वर्ष लागू हुआ, ये 44वें वर्ष लागू हुआ था।
कब हुआ लागू, प्रारंभ कब हुआ इसका 28 सितंबर 1993 को लागू, राष्ट्रपति की अनुमति से, है ना। तो प्रारंभ पूछेगा तो ये है। तो इतना याद रखें यहां से। अधिनियम तो पहले सिलेबस में था तो डीपली पूछा जाता था इसके प्रीवियस ईयर की एमपीपीएससी में, लेकिन इसी साल सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव करके अधिनियम ना रख के केवल आयोग रखा गया है। तो आयोग अपन डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको। स्थापना का कारण क्या था ये, तो स्थापना का कारण ये था कि अक्टूबर 1991 नहीं है, 1991 नहीं है, 1948 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, उसके कारण हुआ था। अपन पढ़े थे शुरू में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़े थे। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। तो उसके बाद इस सबकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं, इसमें 2 बार संशोधन हो चुके हैं अभी तक के। 2006 में एक बार हुआ, 2006 में एक बार हुआ था, 23 नवंबर 2006 को पहला संशोधन हुआ था। दूसरा संशोधन हुआ था 2019 में 27 जुलाई 2019 को लागू। तो ये 2 बार संशोधन हुए, 2006 और 19, याद रखना है। संरचना कैसी है इसकी, तो वर्तमान संरचना कैसी है, एक अध्यक्ष होएगा जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश होएगा। 11 सदस्य होंगे, 4 सामान्य सदस्य और 6 पदेन सदस्य, याद रखना है। एक सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष सदस्य, एक सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष सदस्य, तो इसको भी अपन ने पढ़ चुके हैं। एक नोट लिखा है देखो, आयोग के सदस्यों की संख्या आधिकारिक वेबसाइट एवं वर्ष 2019 संशोधन के अनुसार दी गई है। ये जो यहाँ पे संख्या दी गई है ये वेबसाइट के अनुसार है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, HL दत्तू, याद रखना है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं 10वें नंबर के HL दत्तू। पहले कौन थे, रंगनाथ मिश्र, डायरेक्ट आएगा, याद रखना है, रंगनाथ मिश्र। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन 6 सदस्यीय समिति की सलाह पर, लेकिन 6 सदस्यीय समिति की सलाह पर। ये 6 सदस्यीय समिति कौन कौन सी है ये आपको पता होना, इससे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए बता रहा हूं मैं कौन सी है। 6 सदस्यीय समिति है, प्रधानमंत्री होता है एक, है ना, तो याद रखना प्रधानमंत्री है। लोकसभा अध्यक्ष भी है सदस्य समिति में, है ना। राज्यसभा का उप सभापति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स। राज्यसभा का सभापति नहीं है, ये उप सभापति है। राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, ये आप जानते होंगे। राज्यसभा का सभापति कहलाता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन कहलाता है या कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन यहां बात किसकी की गई है, राज्यसभा के उपसभापति की बात की गई है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो उपसभापति होता है जबकि सभापति नहीं होता, यह आपको याद रखना है। दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, दोनों सदन के यानी कि लोकसभा के भी और राज्यसभा की भी, दोनों सदन के विपक्ष के नेता, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, दोनों सदन के विपक्ष के नेता। और केंद्रीय गृह मंत्री भी होता है, इसका सदस्य याद रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री भी होता है। तो ये 6 सदस्यीय समिति है। बस एक याद रखना है जो पूछा जाता है हर बार, राज्यसभा का सभापति नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति नहीं होता, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आगे चलते, कार्यकाल 3 और 70, जो भी पहले हो, तो ये पढ़ लिया अपन ने, 3 या 70, 3 साल या 70, जो भी पहले हो। वेतन भत्ते और पेंशन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस लेक्चर में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग डिस्कस किए। इसके बाद का लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हम मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें याद रखना है, आयोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।